जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी की वीडियो सीरीज शुरू किए हैं। एनसीईआरटी को हम लोग 6 क्लास से लेकर के 12th तक में जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा सीरीज को देखना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोग के साथ जुड़ सकें और पढ़ने में मज़ा आएगा। दोस्तों, ये जो है सो क्लास 6 की एनसीईआरटी है जो कि पॉलिटी का है, जिसमें पहला चैप्टर दिया गया है विविधता की समझ। सबसे पहले हम लोग विविधता के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। इसमें बताया गया है कि विविधता क्या होता है, किस तरह से विविधता पाई जाती है समाज में, और भारत में विविधता की क्या अस्तित्व रहा है, इसको अच्छे से समझाया गया है। विविधता का इंग्लिश वर्ड जो होता है वो डाइवर्सिटी होता है, जिसे विविधता हिंदी में कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि अपनी कक्षा के चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्र में भी रहते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। तो दोस्तों, विविधता की शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है विभिन्नता, अर्थात विभिन्न प्रकार के लोग। विचारों की भिन्नता हो सकती है, संस्कृति की विभिन्नता हो सकती है, अनुभवों का विविधता पाया जा सकता है। और इसमें बताया गया है कि अलग दिखते होंगे लोग, अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। तो ये भी एक विविधता का रूप है। विविधता के अंतर्गत धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार, ये सभी भी जो है सो विविधता का स्वरूप है और ये हमारे जीवन को काफ़ी रोचक और समृद्ध बनाती है। चलिए जानते हैं आगे क्या दिया गया है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। भारत में इतनी सारी विविधता है, फिर भी हम लोग एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में कवर किया गया है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, ये भी एक स्टोरी है जिसको ये चैप्टर कवर करती है। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो ये पाठ अब स्टार्ट हो रही है, तो चलिए ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या दिया गया है। और एनसीईआरटी की हर एक लाइन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और ज़रूरत पड़े तो नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है ये चित्र से। इस चित्र में दिखाया गया है, ये 3 चित्र है जिसमें कि तो अलग अलग तरह के चित्र दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि ये तीनों चित्र में क्या क्या भिन्नता हैं। और आपको एक ब्लैंक जो है सो शीट दिया गया है, इस पे आपको एक अपने से खुद से चित्र बनाना है और फिर इस चारों चित्रों में आपको ये देखना है कि क्या क्या अलग हो सकते हैं। तो चलिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें दिया गया है कि आपके उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर चित्र बनाए हैं। ये जो चित्र है ये आप ही के उम्र के, यानी इसका कहने का मतलब है कि क्लास 6 का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये 3 बच्चे हैं जिसने ये चित्र बनाया है। और खाली बक्से में आपको अपना चित्र बनाना है और इसमें अन्य तीनों चित्र जैसा ही हो सकता है कि आपका इन तीनों चित्र से बहुत ही भिन्न बने। जैसे कि तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों चित्र एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी विविधताएं हैं, काफ़ी असमानताएं हैं इस चित्रों में। और आप जो बनाएंगे वो इन तीनों चित्र से भी अलग बनाएंगे।
आगे है, ऐसा इसलिए है कि सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिया गया है एक बॉक्स में है कि आप अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। इसमें तो आप लोग को थोड़ा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं भी देखूं आप लोग क्या क्या बताते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट को पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या बताया है। तो इसमें पहला है, बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करते हैं। दूसरा है, घर में किस भाषा में बात करते हैं। अगला है, आपका खेल क्या है जो सबसे पसंदीदा हो। उसके बाद अगला दिया गया है, आप किसके बारे में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। इन चारों क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में ज़रूर टाइप करना है। और आप लोग इसमें देखेंगे कि आपसे मिलते जुलते भी आंसर आते हैं या आएंगे, और आपसे अलग भी आंसर आएंगे। तो जो आपसे अलग आंसर होगा वही तो विविधता का मूल स्वभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है देखते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे और आप लोग आंसर किए रहेंगे तो आपको दिख जाएगी, आपको इस कक्षा की अध्यापिका की सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और खुद से आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो। शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। इनसे आप अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कहानी यहाँ पे आता है, दोस्ती। यहाँ दोस्ती करना शीर्षक से एक कहानी है। इसमें दो व्यक्ति की दोस्ती को दिखाया गया है जो कि इस प्रकार है। चलिए कहानी को हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ देते हैं और अच्छे से आप लोग सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत ही भिन्न है। ये आपसे एक क्वेश्चन है। सोचिए आप, क्या आपके साथ कोई ऐसे दोस्त से दोस्ती हो जाए जो कि आपसे बिल्कुल अलग है। वो धर्म के मामले में हो सकता है, भाषा के मामले में हो सकता है, रहन सहन के मामले में हो सकता है, जो कि आपसे बिल्कुल भी मैच ना करता हो। तो आपके लिए किस तरह का स्थिति उत्पन्न होगा। नीचे दी गई कहानी में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे भी। चलिए देखते हैं क्या है कहानी। मैंने इस कहानी को एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपथ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? फिर मैंने जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने हिंदी के अखबार के पैसे देते हुए उससे कहा, बिल्कुल हाँ, मुझे हिंदी आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका थोड़ा सा। उसके बाद, पर आप लगते बड़े अंग्रेज हो, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। उसने वेशभूषा के
वेशभूषा को देख करके यह अनुमान लगाया कि वह अंग्रेज है और वह सिर्फ अंग्रेजी ही जानता है। लेकिन मैंने जैसे ही हिंदी का अखबार मांगा, वह आश्चर्यचकित होकर बोला कि मतलब आपको हिंदी आती है? ये उसका क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, इस बार मैंने थोड़ा अधीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है, मैंने उसको जवाब दिया। आगे है सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। आप लोग तो अच्छे से समझते होंगे सब्जेक्ट क्या है, लेकिन वो बेचारा कभी स्कूल ही नहीं गया तो उसको किस तरह से समझाया जाता कि सब्जेक्ट होता क्या है। मैंने शुरू ही किया था उसको समझाना कि बत्ती हरी हो गई, मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन फिर से वहां पर वह था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। आगे दिया गया है, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उन्होंने बोला कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू कर दिया था। उसने अपनी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और बताया कि मैंने इतना सा था तब मैंने काम शुरू कर दिया था। पहले मेरी माँ मेरे साथ काम पे आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। फिर मैंने पूछा, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी का आवाज जो है वो ट्रैफिक के शोरगुल में गुप्त हो गया, डूब गया। आगे दिया गया है, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम? आगे दिया गया है, तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा भी नाम समीर है, मैंने बताया उसे। उसने आश्चर्य की आवाज में बोला, क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। मैंने हाँ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन। समीर का हिंदी में पर्यायवाची शब्द होता है हवा, पवन। और पवन पुत्र को तो जानते ही हैं सब लोग। पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? मैंने उसे पूछा। हनुमान। आगे दिया गया है, तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। जैसे क्लास में भी अगर एक नाम का 2 लड़का हो जाए या 2 व्यक्ति हो जाए तो उसे उसके नाम के आगे 1 और 2 लगा करके पुकारा जाता है। ठीक उसी तरह से वहाँ भी इस कहानी में भी समीर 1 और समीर 2 का नामकरण हुआ। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर 2। कहानी में आगे है, उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी
चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। और मेरे हाथ मेरे सभी लोग और मेरे सभी लोग मेरठ में है। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में देखते हैं क्या दिया गया है। ये आप लोगों को बॉक्स में दिया गया है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर आपको बताना है। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपको करना है और अच्छे से सोच समझ कर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ये जो कहानी है, ये पोइली सेन गुप्ता की कहानी है, जो कि द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है इस चैप्टर में। हालांकि ये चैप्टर बता दूं कि ये विविधता पर आधारित है और विविधता के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कहानी के फॉर्मेट में हो या फिर किसी बच्चे का स्वरूप लेकर समझाना हो, अच्छे से समझाया गया है। तो अच्छे से आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से देखना है और नोट करते जाना है यदि आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। चलिए आगे दिया गया है, जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। पहला अंतर, पहला डिफरेंट यहाँ पे है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, विविधता है। दोनों भी फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, दोनों बात कर पाए एक दूसरे से। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी। दूसरा विविधता यहाँ पे है, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां अलग थी। जहां एक समीर 1 जो है वो हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान दोनों का अलग है। तीसरा विविधता पहनावा। चौथा विविधता धर्म। पांचवा विविधता और भाषा, ये भाषा ऊपर हमने काउंट कर लिया है। तो 5 विविधता यहाँ से दिख रहा है। ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 में कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। ये छठी विविधता है। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें, ये नोट करने वाली बात है, भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है। यानी ये जो है भोजन, घर और कपड़ा की ज़रूरतें, ये विविधता की श्रेणी में नहीं आती है। ये जो फर्क है उस फर्क से, विविधता के फर्क से अलग है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है? गैर बराबरी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है और जो किसी और के पास है वो आपके पास नहीं है। इसी को हम गैर बराबरी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है,
यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, ये जो पॉइंट है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था जो है ये भी एक असमानता का उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। काम के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, यानी जो भी व्यक्ति जिस जाति या जाति तो काम के आधार पर था, तो जिस जाति में पैदा होता था वह उसी काम के योग्य समझा जाता था। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती थी, अभी भी होती है ऐसा। आप बस वही बन सकते थे कुम्हार, यानी आप मिट्टी का बर्तन बनाइएगा। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है कुछ बॉक्स दिया गया है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस बॉक्स में दिया गया है समीर 1 और समीर 2 के बारे में। इसमें आपको कहा गया है कि उन त्योहार की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हो। तो इसमें आपको समीर 1 क्या क्या त्योहार मनाते हैं, समीर 2 क्या मना सकते हैं, इस तरह का आपको सोच के यहाँ पे ये बॉक्स को भरना है। क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की और जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था, ये क्वेश्चन दिया गया है। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? इस पर आपको चर्चा करनी है। हालांकि कुछ बेसिक जानकारी इस कहानी के नीचे यहाँ पे दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और आसानी से इसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिया गया है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब हम समझेंगे कि विविधता हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, समृद्ध बनाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उसके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उसकी भाषा भी सीखी होगी। उसके बाद एक बॉक्स आ जाता है, चलिए इसको भी कवर करते हुए निकलते हैं आगे। सूची बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। ये बहुत ही आसान है, आप कहाँ कहाँ गए हैं और वहाँ क्या क्या खाए हैं इसका सूची बनाना है आपको। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। आप थोड़ा भी अगर कोई भाषा के बारे में जानते हैं तो आप उसकी सूची बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों से नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोग ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे।
आगे दिया गया है, कुछ ने अपने बचपन की यादें में गोता लगाया, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए जिसकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल हो और सफ़ेद। लाल सफ़ेद के बाद कोई रंग ही नहीं होना चाहिए। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करता हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे, जरा सोचिए। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है, मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं, यानी ये जो कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन वाले इलाके में आप रहते हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए और चित्र भी बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूचियां बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेंगी। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, भारत में विविधता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पॉइंट करते रहिएगा और समझते रहिएगा। वैसे ये काफ़ी बेसिक बुक है जो कि काफ़ी सरल भाषा में दिया गया है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो चलिए यहाँ से भारत की विविधता के बारे में समझते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। हम विविधता को किस तरह से समझेंगे, ये भी एक टॉपिक बना करके इसमें दिया गया है। चलिए जानते हैं। करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावे सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तब वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर चलते रहते थे। यानी जब लोग विस्थापित होते थे, यानी एक जगह से किसी कारणवश अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर रहने जाते थे, तो जहाँ जाते थे कुछ वहाँ के कल्चर को अपना लेते थे, अडॉप्ट करते थे, और जो कुछ भी कल्चर वहाँ से ले करके, यानी जहाँ पे जो कल्चर चलता था वहाँ से जो कुछ सीख के आते थे वो भी अपनाए रहते थे। तो इस तरह से कुछ मिली जुली नई संस्कृति का उदय होता था। आगे दिया गया है, इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। नए और पुराने संस्कृति का समावेश होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी और मिली जुली संस्कृति उत्पन्न होती थी। चलिए आगे क्या दिया गया है देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं,
उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। यदि कोई समुद्र के पास रहता है तो उसके पास समुद्री संसाधन को अच्छे से उपयोग करने का एक जो सोर्स होता है उसे प्राप्त होता है, और जो पहाड़ी इलाका में है उसके पास समुद्र के इलाके की अपेक्षा कम सोर्स प्राप्त होते हैं। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, जाहिर सी बात है कि समुद्र के इलाके में रहने वालों के पास जो है सो मछली खाने को मिलेगा, अलग अलग जलीय जो भोजन है वो उसे प्राप्त होगा, मिनरल्स प्राप्त होगा, खनिज पदार्थ प्राप्त होगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिटी देखने को जरूर मिलेगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे वो भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर यह लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिड़ले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। शहर में अक्सर बहुत ही कम देखा जाता है कि लोग अनाज या फिर सब्जी की खेती करते हैं। वो जैसो ज़्यादातर मार्केट में गया और अनाज सब्जी जो भी है खरीद करके ले आया। आगे दिया गया है, आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल की कंपैरिजन करते हैं। उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग जो नए वीडियो आएगा वो जो है सो इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और आप लोग एटलस ज़रूर ओपन कर लीजिएगा नए वीडियो में। उस वीडियो में आप लोग एटलस में देखिएगा कि केरल कहाँ पे स्थित है और लद्दाख कहाँ पे स्थित है, और दोनों में किस तरह का डिफरेंसेस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद की जो भी कहानी है इस चैप्टर का अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी वीडियो आएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। बस आपको वो जो घंटी जैसा आकार दिया गया है उसको आपको अच्छे से क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आपका जो माहौल है पढ़ाई करने का वो अच्छे से बनेगा, और ज़्यादा स्टूडेंट आएगा तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा।